एआई थोड़ा अलग एस्पेक्ट आ जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ आप अभी के लिए तो कर रहे हैं, बट इसके पास खुद का दिमाग है। इसकी वजह से ये डेंजरस भी साबित हो सकता है। एआई नया नहीं है, बहुत साल से इस पे काम चल रहा है। इनफैक्ट एआई के जो गॉडफादर हैं मिस्टर जॉफरी हिंटन, वो करीब 30 साल से एआई पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एआई जो शब्द है, इसका पहली बार एक नॉवल में जिक्र हुआ था और नॉवल को भी 40-50 साल हो चुके हैं। अगर मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है वो क्रिमिनल की वजह से नहीं फैलती, वो हमारी वजह से फैलती है। /AI पे कोई ट्रेंड चलता है, हमेशा डेटा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। कहीं आप जितना डेटा लीक करते हैं, जितना डेटा केयरलेस हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके साथ साइबर क्राइम अटैक होगा। हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आपको पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे हम आपके सामने ऐसे एपिसोड्स लेकर आते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन ऐड हो और कुछ लर्निंग ऐड हो। तो आज उसी कड़ी में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस मिस्टर साक्षर दुग्गल। ही इज़ एन AI एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट and an advocate. Mr. Sakshar, welcome to Sawal That Matters. थैंक यू सो मच दीक्षा, एंड इट्स अ प्लेजर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, एंड मुझे लगता है इस 30-45 मिनट्स में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। साक्षर, मेरे को तो आपके बारे में बहुत कुछ पता है. At this age, you have achieved so much in your career, which is actually a very inspiring and enlightening thing. You are a TEDx speaker as well. So first of all, you explain to our viewers a little bit about yourself ताकि हम फिर conversation को वहाँ से आगे ले जा पाएँ. श्योर गाइज, मेरा नाम साक्षर दुग्गल है। बाय प्रोफेशन मैं एक वकील हूँ और मैं साइबर स्पेस में काम करता हूँ। अब एआई इतना बढ़ गया है, मेरी कोशिश रहती है कि हमारी जो जनता है, खासकर भारत की जनता, मैं एजुकेट कर पाऊँ लोगों को। अब मेरा नाम साक्षर है, थोड़ी साक्षरता फैलाते हैं हम भी कि कैसे बचा जाए साइबर स्कैम से, एआई का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। एंड अब क्योंकि हम काफ़ी सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, भारत सरकार ने भी पीछे एआई इम्पैक्ट समिट भी किया है, तो मुझे लगता है मेरे जैसे अगर कुछ लोग इसमें, इस इनिशिएटिव में अपना थोड़ा सा भी योगदान दे पाएँ, तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। साक्षर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि AI और साइबर स्पेस में डिफरेंस क्या है. देखिए, एआई साइबर स्पेस भाई बहन की तरह है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में। अगर मैं बोलूँ, देखिए साइबर स्पेस कहाँ से आता है? इंटरनेट से आता है। इंटरनेट बहुत साल हो गए, ठीक है, हम सबको पता है इंटरनेट क्या है, बट ये एआई क्या है? वाई इज़ एआई सो स्पेशल? इसका आंसर बहुत सिंपल है। एआई पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास खुद का दिमाग है, यानी खुद की थिंकिंग कैपेसिटी है। Okay. और ये कोई नई बात नहीं है। आप इतने सारे केसेस देख लीजिए जहाँ पर एआई ने खुद का दिमाग लगा के कभी अच्छी चीज़ें भी की हैं, कभी बुरी चीज़ें भी की हैं। सो दैट्स वाई एआई बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिंपल शब्दों में इसको रखूँ, साइबर स्पेस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेट, जहाँ पर इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप अपना काम करते हैं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं, 10 प्रकार की चीज़ें करते हैं, कोई ट्रैवल बुकिंग करता है, कोई गेम्स खेलता है। एआई थोड़ा अलग एस्पेक्ट आ जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ आप अभी के लिए तो कर रहे हैं, बट इसके पास खुद का दिमाग है। इसकी वजह से ये डेंजरस भी साबित हो सकता है। मैं साक्षर आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा कि AI के पास अपना खुद का दिमाग है. इसको बनाया तो इंसानों ने ही है. तो AI का थोड़ा सा बैकग्राउंड आप प्लीज़ हमें दीजिए कि AI कौन लेकर आया, उसको सारी इन्फॉर्मेशन कौन फीड करता है, ये सब कहाँ से होता है. देखिए, बैकग्राउंड अगर मैं टेक्निकलिटीज़ में ना जाऊँ, बहुत सिंपल रखता हूँ। एआई नया नहीं है, बहुत साल से इस पे काम चल रहा है। इनफैक्ट एआई के जो गॉडफादर हैं मिस्टर जॉफरी हिंटन, वो करीब 30 साल से एआई पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट एआई जो शब्द है, इसका पहली बार एक नॉवल में जिक्र हुआ था और नॉवल को भी 40-50 साल हो चुके हैं। अगर आप मूवीज़ भी देखिए, मूवीज़ आप साईफाई मूवीज़ देखिए, वहाँ पे एआई, रोबोट्स, मैट्रिक्स, इन सब की बातें तो बहुत टाइम से चली आ रही हैं। बट सवाल ये उठता है कि फिर अभी एकदम से बूम क्यों हुआ? इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, टेक्नोलॉजी स्पेस में ना कुछ उसूल होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो टाइम एंड टेस्टेड होते हैं, यानी कि पहले भी सच थे, आज भी सच हैं, आगे भी सच रहेंगे। वो क्या है कि टेक्नोलॉजी स्पेस में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आम इंसान की ज़िंदगी डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, तब वो टेक्नोलॉजी एकदम मास बूम में हिट हो जाएगी। एआई पहले भी था, लेकिन कभी एआई का ऐसा यूज़ केस नहीं था कि आम इंसान को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ओपन एआई ने अपना चैट जीपीटी निकाला, दैट वाज द फर्स्ट टाइम, आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले, कि
बूम आ गया, सबको दिखाई दिया अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। और हाँ, फॉर द यूज़र्स ऐसा नहीं है कि ओपन एआई ने सिर्फ 1-2 साल लगाए, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट था, 15 साल तो मिनिमम इनको लगे ही हैं टेस्ट ट्रायल करने में। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि और ये हमेशा से होता है, जब एक बार कोई टेक्नोलॉजी बूम करती है, उसके जैसा एक पैटर्न या उसकी जैसी और टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन आज आप 2-3 साल बाद देखते हैं आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। गूगल जेमिनाई हो गया, ग्रॉक हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, और अब ये रेस थमने नहीं वाली, बिकॉज अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, अब एक ग्लोबल रेस हो गई है। आज अगर गूगल जेमिनाई अपना एक मॉडल निकालता है, प्रेशर आ जाता है दूसरे प्लेयर्स पे, अगले हफ्ते ओपन एआई को निकालना है, फिर कभी ग्रॉक निकालेगा, तो ये एक रेस हो गई है। गुड पार्ट इज कि इस रेस के चक्कर में एआई की टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड अप हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बट खराब बात यह है कि कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हम लोग तैयार नहीं हैं, तो उस चक्कर में टेक्नोलॉजी हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट साक्षर, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन आपने जितने प्लेयर्स का नाम लिया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो बाहर के प्लेयर्स हैं, नॉट इंडियन प्लेयर्स। तो मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने शुरू में ही जिक्र किया कि एआई इम्पैक्ट समिट जो 16 से 20 तारीख तक दिल्ली में होस्ट हुआ, हमारी गवर्नमेंट वैसे भी, जो मोदी सरकार है, वो टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे से यूज़ करना जानती है, बी इट सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कई बार बोला है कि हम अपना एआई डेवलप करेंगे। अश्विनी वैष्णव साहब भी ये बात बोलते रहते हैं। तो इंडिया का, बिकॉज यू आर इन्वॉल्व विद गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स एज वेल, आप हमें थोड़ा सा ये विजन दीजिए कि गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रही है एआई को लेके। आर वी गोइंग टू डेवलप समथिंग ऑफ आवर ओन, और हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या? जैसे आपने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो यहाँ पे सरकार इस स्पेस में क्या काम कर रही है? देखिए, सरकार हमेशा आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करती है, और आत्मनिर्भर का मतलब यही है कि आपके पास खुद की एआई की क्षमता होनी चाहिए। आज देखिए, अब वो ज़माना साइबर वॉरफेयर का आ गया है कि ठीक है, न्यूक्लियर पावर अपनी जगह है, लेकिन अगर आप एक ट्रेंड नोटिस करें, बहुत सारी कंट्रीज एआई पावर पर फोकस करते हैं। मैं आपको उसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसा क्यों है कि ओपन एआई के ऊपर हज़ारों केसेस हुए हैं आज तक, लेकिन एक भी कन्विक्शन नहीं हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ओपन एआई को, या कोई भी ऐसी आप एआई मॉडल ले लीजिए, उनको अपनी सरकार की बैकिंग होती है कि सरकार कहती है कि यार तुम धड़ल्ले से तुम करो, हमें एआई पावर चाहिए। और आज यही तो हो रहा है। यूएस क्यों एआई पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना इतना एआई पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? बिकॉज उनको पता है ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये कल को एक सुपर पावर बनने में उनकी मदद करेगा। तो सेम केस इंडिया में भी हो रहा है। और देखिए, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इनफैक्ट सैम ऑल्टमैन ने स्टेटमेंट दी है कि वो इंडिया को एक एआई सुपर पावर की पोटेंशियल के रूप में देखते हैं। The statement in itself is a big deal. एग्जैक्टली। अब सैम ऑल्टमैन ये कह रहे हैं, और ये क्यों कह रहे हैं, इसके मैं आपको कुछ बहुत ही सिंपल नंबर्स दे देता हूँ। हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इंडिया, सबसे बड़ा यूथ फैक्टर इंडिया। लास्ट 3 सालों से आप देखेंगे एक बहुत बड़ी बिजनेस और स्टार्टअप वेव इंडिया में आ गई है। डेटा सस्ता है यहाँ पे, डेटा कंजम्पशन भी उतना होता है, सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की इंडिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप एक ग्लोबल इकोनॉमी में देखें, इंडिया को सब एक पॉजिटिव सेंटिमेंट के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बड़े बड़े देशों का नाम लूँ, चाइना को कोविड के बाद कहीं ना कहीं लोग एक बहुत पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते। यूएस बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, रशिया वॉर्स में बिजी है, बचा कौन? इंडिया। तो जब भी कोई इंडिया का नाम लेता है ग्लोबल स्टेज पे, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट सामने आता है। बट ये सारे फैक्टर्स एक बहुत ही अच्छी पोटेंशियल बना देते हैं किसी भी कंट्री के लिए कि वो एआई की रेस को लीड कर सके। अब ये मैं मानता हूँ हम लीड नहीं कर रहे हैं, और इसके बहुत फैक्टर्स हैं। देखिए, सरकार को निशाना बनाना बड़ा आसान है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ से चीज़ें ली हैं। आप यूएस और इंडिया को इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते बिकॉज यूएस कभी 200 साल तक गुलामी में नहीं जिया। वो बैकलॉग कहीं ना कहीं ठीक करने में, 200 साल का बैकलॉग ठीक करने में बहुत समय भी लग जाता है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज अगर मैं देखूँ, इंडिया इम्पैक्ट समिट हुआ कुछ टाइम पहले। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस समिट इज, दुनिया का सबसे बड़ा एआई का इवेंट हुआ। तो पहली बात, एक ग्लोबल स्टेटमेंट है कि देखो भारत ये कर रहा है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मुझे कहा कि क्या कोई लॉज हैं, कुछ हैं, इस जो पूरा समिट है इसका एक आउटकम डॉक्यूमेंट बना है। उस आउटकम डॉक्यूमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स निकले, यानी कि ये पूरे समिट की लर्निंग्स हैं 5-6। इसको इंडिया अपने आने वाली पॉलिसीज और लॉज में इस्तेमाल करेगी। क्योंकि देखिए, इस समिट की सबसे बढ़िया बात ये रही है, दुनिया के सबसे बड़े प्रसिद्ध लोग इस स्पेस में, सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स, जब इतने लोग आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और अपनी बातें नहीं कर रहे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं। तो वो लर्निंग्स लेके उसको इम्प्लीमेंट करना, आई थिंक ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलता हूँ कि थोड़ी स्पीड हम सबको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, एआई किसी के लिए नहीं रुक रहा। एआई कभी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता रहता है। और मैं तो ये कहूँगा, सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है,
जिसको हम बात करते हैं साइबर हाइजीन या एआई लिटरेसी, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ठीक है, लॉ अपनी जगह आएगा। मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूँ कि मान लीजिए दुनिया का सबसे परफेक्ट एआई लॉ इंडिया में आ जाए, हाँ, तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत फर्क होता है एक परफेक्ट लॉ बनाने में और परफेक्ट लॉ इम्प्लीमेंट करने में। हाँ, आपने लॉ तो बना दिया, लेकिन अगर आपको जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप हैंडीकैप महसूस करेंगे। तो मैं कहूँगा ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो सरकार ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है लॉज पॉलिसीज बनाना, लेकिन उस समय तक मुझे लगता है हमारी जनता को भी थोड़ा एजुकेटेड होना जाना चाहिए, क्योंकि कल को जिस दिन लॉ आ गया तो हमारी जनता भी सेम पेज पे रहेगी। उनके लिए कॉन्सेप्ट डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, ये नए कॉन्सेप्ट नहीं रहेंगे। जो लॉ में मेंशन होगा उनको पता होगा कि ठीक है ये सब चल रहा है, ये कानून आ गया है, अब इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना है। आपने डीप फेक और क्लोनिंग की बात करी यहाँ पे। मैं आपसे एक बहुत सिंपल चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि जनता को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरी लाइफ कैसे इम्पैक्ट होगी। हम ये कैसे समझें कि ये एआई कंटेंट है? क्योंकि अभी तो सरकार ये कह रही है कि आपको हर कंटेंट के नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ अ रीज़न कि फेक न्यूज़ भी बहुत फैलती है। लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये रियल वीडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो? सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक बड़ी फेमस, आपने वीडियो की बात की, विल स्मिथ की बड़ी फेमस एक डीप फेक वीडियो है। किसी ने 2022 में विल स्मिथ का डीप फेक बनाया कि वो स्पेगेटी खा रहे हैं। बहुत ही गंदी वीडियो थी, मतलब देख के लग रहा था क्या है ये। आज 3 साल बाद वो ही वीडियो एक एक जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड बन गया है, सब अपनी टेस्टिंग उसी वीडियो पे करते हैं। आज आप ये नहीं बता सकते कि विल स्मिथ सच में वो खा रहे हैं या कोई एआई जनरेटेड वीडियो है। तो एआई इतना प्रिसाइज हो गया है। मैं अगर एक दो ऐप्स के बारे में बात करूं, गूगल जेमिनाई का नैनो बनाना है, जिसमें आप कोई भी पिक्चर अपनी बना सकते हैं और एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है। अभी कुछ टाइम पहले चाइना का सी डांस आया है, सी डांस 2.0, उसने तहलका मचा दिया है, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक वीडियोस पैदा कर रहा है कि अब ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये कोई मार्वल की मूवी देख रहा हूँ मैं, हाँ। या फिर एआई जनरेटेड कंटेंट है। और ये प्रॉब्लम भी है, क्योंकि देखिए लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे पास कितने केसेस आते हैं जहाँ पर डीप फेक बनाए जा रहे हैं थैंक्स टू दीज फोटोज। मॉफ्ड फोटो का जो एक मुद्दा था, मैं तो कहता हूँ मॉफ्ड फोटो का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। मॉफ्ड फोटो का क्या मतलब है कि आपने वीडियो में फेर बदल करके कुछ बना दिया। एआई से ऐसी आप लोगों की फोटोज वीडियोस बना रहे हो कि मॉफ नहीं लगती, वो लगती है यार ये तो सही है, बिल्कुल रियलिस्टिक वो है। और इसी के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हाल ही में अभी आईटी रूल्स 2026 आए हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में इंटरमीडियरीज बोलते हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा एआई जनरेटेड कंटेंट उसके नीचे वाटरमार्किंग होनी चाहिए, मैंडेटरी है पहला। दूसरा, कल को कोई भी मान लीजिए कोई यूज़र है, उनको दिक्कत होती है, उनको लग रहा है कोई मिसयूज़ हो रहा है मेरी वीडियो का, आपके पास 3 घंटे हैं। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन रूल्स से पहले बहुत केसेस आ रहे थे जहाँ पर या तो कोई मेथड नहीं है या बाहर की कंपनीज एक्शन नहीं ले रही हैं। तो जब एक्शन नहीं ले रही हैं तो देखिए नुकसान तो आम जनता का ही हो रहा है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे पहला, लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि हर वीडियो को मार्क करना कि ये एआई वीडियो है इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी वीडियोस जनरेट हो रही हैं आज की डेट में, बड़ी से बड़ी सोशल मीडिया कंपनी भी हर वीडियो को नहीं कर सकती। तो ये मेरी दरख्वास्त है हमारी ऑडियंस से कि मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है वो क्रिमिनल की वजह से नहीं फैलती, वो हमारी वजह से फैलती है। उसने तो वीडियो बना दी, उसने भेज दी, हम क्या करते हैं, हम बिना सोचे समझे उसको शेयर कर देते हैं। इनफैक्ट हाल ही में लास्ट के 2 साल में कितने इलेक्शंस हुए दुनिया में, अलग अलग पॉलिटिशियंस की डीप फेक वीडियो बनी, लोगों को गुमराह करने के लिए बनी है। और अगर आप कुछ रिसर्चेस पढ़ें तो वो साफ कहती हैं कि जितनी भी डीप फेक ओरिएंटेड वीडियो हैं जिसमें नेगेटिव कंटेंट है, कुछ मसालेदार है, सो कॉल्ड मसालेदार, लोगों ने विद इन 2-3 सेकंड में शेयर की है। यानी कि 2-3 सेकंड में ही अपना परसेप्शन बना लिया और आगे शेयर कर दी, जबकि वो 1 मिनट की वीडियो है। तो कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। मैं जब भी साइबर स्पेस की बात करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए ये कोई एक प्लेयर का काम नहीं है। सरकार कितनी अच्छी हो जाए, पुलिस बहुत बढ़िया हो जाए, जब तक हमारी तरफ से भी लापरवाही रहेगी, कहीं ना कहीं हैंडीकैप सिचुएशन रहने वाली है। इनफैक्ट मैं आपसे पता है यहाँ पे ये भी समझना चाह रही थी कि आजकल ना सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस आते हैं। एंड आई वाज स्पीकिंग टू समबडी इन द यूएस हु वर्क्स फॉर वन ऑफ द एआई कंपनीज, एंड उनका कहना ये है कि जनता इमोशन में बहकर कि हाल ही में एक आया था कि आप अपनी साड़ी में फ़ोटो लगाइए एंड पीपल स्टार्टेड अपलोडिंग पिक्चर्स। हाउ सेफ इज़ इट? पहली बात, सेफ तो आप एआई से डील करें तो सेफ तो कुछ नहीं होता। लेकिन इतना मैं आपको एक प्रिंसिपल बोलता हूँ टेक्नोलॉजी का, और ये आप कभी भी देख लीजिए, जब भी सोशल मीडिया / एआई पे कोई ट्रेंड चलता है, हमेशा डेटा बहुत ज़्यादा लिया जाता है।
अगर मैं अलग शब्दों में बोलूँ, मान लीजिए जिबली ट्रेंड, ठीक है, जिबली ट्रेंड आज से कुछ समय पहले आया था जब लोगों को लगा कि हम एनिमेटेड अपनी फोटो डालते हैं। एग्जैक्टली। ये क्यों था? उसमें लोगों को लगा मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, सब ठीक है, लेकिन आपका डेटा लिया जा रहा था, आपका पर्सनल डेटा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सोशल मीडिया पे अपनी एक फोटो नहीं डालते, लेकिन जिबली में भर भर के डाली हुई है, क्योंकि उनको लगा यार मेरी असली पिक्चर बाहर नहीं आ रही, लेकिन आपकी असली शक्ल कहीं ना कहीं किसी डेटाबेस में तो चली चली गई। गई है। और अब ये छोड़िए, आप फेसबुक के दुनिया में हम चलते हैं। आज से 10 साल पहले जब फेसबुक बहुत टॉप पे हुआ करता था, तब भी तो यही होता था। वो कहते थे अच्छा जी ये भर लीजिए अपना नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये लकी ड्रॉ है, या फिर ये क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा, कोई ना कोई चैलेंज। तो जब भी सोशल मीडिया पे कभी भी कोई चैलेंज या कोई ट्रेंड बाहर आता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, बहुत बार कहा जाता है कि ये वो कंपनी या आसपास के प्लेयर्स ही करवाते हैं जिससे और डेटा मिल सके, और हम लोग इमोशंस बोल लीजिए, फोमो बोल लीजिए, इस सब में अपना डेटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, अपना डेटा दे भी दूंगा तो। आप, और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। आप ये सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया की, ओपन एआई, व्हाट्सएप, मेटा, ये वो, इन लोगों ने इतने बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए कुछ बनाने में, और इन्होंने आपको फ्री में दे दिया। कुछ तो होगा ना। अगर आज व्हाट्सएप $5 भी चार्ज करने लग गया ना, आप देंगे, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं। एग्जैक्टली। इट्स लाइक अ ड्रग नाउ। सेम गोस फॉर चैट जीपीटी। अगर चैट जीपीटी ने बोल दिया मैंडेटरी $5 है, ठीक है, कुछ लोग नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी जनता यूज़ करेगी उसको, क्योंकि अब वो एक ड्रग की तरह हो गया है। लेकिन ये ऑप्शन होने के बाद भी कंपनीज क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको पता है आपका डेटा इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। हाँ। और देखिए, ये सिर्फ बात कंपनीज की नहीं है। आपका डेटा लिया जाता है आपको स्टडी करने के लिए, लेकिन लोग यहाँ पर थम जाते हैं। मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर एक लेवल है, वो है साइबर क्रिमिनल्स। यानी साइबर क्रिमिनल कोई कंपनी के डेटाबेस पे अटैक करते हैं, सारा डेटा ले लेते हैं, और उस डेटा के दम पर आप पर हमला करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि साइबर क्रिमिनल्स के पास आपके फ़ोन नंबर होते हैं, आधार होते हैं, कहीं से तो निकाला गया है ना, कहीं से उन्होंने या तो घुसे हैं या आपका डेटा कहीं से लीक हुआ है। बट कहने का सिर्फ इतना मतलब है, अगर आप एक डेटा इकोनॉमी में जी रहे हैं, अपना डेटा, देखिए आपका डेटा कहीं बाहर है, मेरा भी डेटा बाहर है, लेकिन कम से कम डैमेज पे हम बिलीव करते हैं। यानी कि अगर 10 में से मुझे 4 जगह डेटा देना है तो मैं 4 ही जगह दूंगा, और पर्सनल डेटा नहीं दूंगा, मैं हमेशा अपना आधार नहीं दूंगा, मैं थोड़ा बहुत सेफ खेलूंगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो हर जगह अपना डेटा देते हैं। इनफैक्ट कितने क्राइम, जैसे मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आज हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में क्या होता है, अपना ऑर्डर देती हैं, सेकंड क्वेश्चन होता है अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। हाँ। और हम क्या करते हैं, हम दे देते हैं बिना दिमाग लगाए कि यार इसको मेरा फ़ोन नंबर क्यों चाहिए, पहला। पहली। दूसरा, क्या ये ज़रूरी है? हाँ। तीसरा, आप चलिए मेरे रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देता हूँ। मॉल्स में कितना होता है कि एक स्टॉल लगा लिया जाता है, लकी ड्रॉ। हाँ। लकी ड्रॉ में जी अपना भरिए, और हम बिना सोचे समझे भर देते हैं। भर देते हैं। अभी ये नहीं सोचते कल कोई डेटा हम पर ही जब हम हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, तब हम बोलेंगे यार ये हो गया, वो हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जितना डेटा लीक करते हैं, जितना डेटा केयरलेस हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके साथ साइबर क्राइम अटैक होगा। इनफैक्ट आई ब्रेक डाउन योर आंसर इनटू ऑल डिफरेंट पार्ट जो आपने हमें समझाया, उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करूंगी मैं। बट मैं अपने उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे लोग ट्रेंड्स में अपनी फ़ोटोज़ डाल देते हैं, बहुत लोगों का कहना ये भी है कि हमारी फ़ोटोज़ तो ऑलरेडी बाहर अवेलेबल हैं, तो हमने ट्रेंड में दे दी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये क्या फ़र्क पड़ता है और इसमें क्या डिफरेंस है कि फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं? बहुत हल्का सा फ़र्क है। और देखिए, मैं लोगों की भी कहीं ना कहीं, देखिए वकील हूँ तो दूसरी साइड भी लेनी पड़ेगी मेरे को। लोगों की बात भी मैं मानता हूँ। कोई भी सोचेगा कि यार मेरी तो पिक्चर्स हैं, 2-3 और डाल दूंगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमें समझना है कि पहली बात, किस तरीके की पिक्चर्स आपकी हैं। जैसे जिबली का एग्जांपल मैं दूं, बहुत लोगों ने अपने, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी को जानता हूँ, कपल है, और उनका एक अभी न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, 6-7 महीने का। बड़े वो कॉन्शियस हैं कि यार अपने बच्चे की फ़ोटो हमने कहीं कहीं नहीं नहीं डाली, डालनी। लेकिन जिबली ट्रेन में भर भर के अपने बच्चों की उन्होंने अपने फ़ोटो डाली, अपने साथ डाली है। अब पहली बात आपको समझना पड़ेगा, आप ऐसा डेटा दे रहे हैं जो इंटरनेट पे नहीं नहीं था। है। दूसरा, जो आपका केस है कि जी इंटरनेट पे है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, मैं ये बोलता हूँ, अगर आपके पास 10 चांसेस हैं, 10 में से 6 बार गलती कर दी, छठी बार समझ आ गया कि यार मैं गलती कर रहा हूँ, तो 4 बार रुक जाइए। यानी कि अगर आप अपना डेटा शेयर करते आए हैं, तो कहीं आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप जितना डेटा और शेयर करते हैं, उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि या तो जी कंपनी आपके अगेंस्ट उसको यूज़ करे, या उससे ऊपर मैं तो कहता हूँ चलो जी सारी कंपनियाँ अच्छी हैं, लेकिन क्रिमिनल को तो आप और ऑप्शंस दे रहे हो कि उसके डेटा का क्या करना है, क्या नहीं करना। बट हाँ, एक बात मैं बोलूँगा जो किसी भी गलती नहीं है, और बहुत ही बिटर ट्रूथ है। आजकल अगर मुझे किसी का डीप फेक बनाना है,
मैं तो कहीं से भी बना सकता हूँ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं किसी के फेसबुक उसमें गया, मैंने उसकी पिक्चर ले ली, मैं डीप फेक बना दिया। ये एक बहुत बड़ा लकूना या एक बहुत बड़ा गैप है जिसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। ओके डीप फेक बना दिया जाता है, वॉइस क्लोनिंग कर ली जाती है। अब कोई भी इंसान कहेगा यार मेरे तो इतनी सारी पिक्चर्स इंटरनेट में, मैं क्या करूँ? अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर बहुत मुश्किल है। आप इंटरनेट से हटा भी नहीं सकते। चलो आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, बट आपकी पिक्चर शायद कहीं होगी। तो आजकल ऐसे कितने केसेस हम देख रहे हैं जहाँ पर एक तो डीप फेक बनाना आसान है, दूसरा वो डीप फेक कितना रियलिस्टिक है, और तीसरा किसी के लिए भी बना सकते हो। हम साइबर हाइजीन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं, बट ये इकलौती ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है और दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये चीज़ ट्रेंड्स के ऊपर भी जा रही है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ। इनफैक्ट डीप फेक से ही मुझे ये आपसे समझना था कि स्पेशली ये ओल्डर जनरेशन के साथ होता है ना। आई हैव हर्ड ऑफ सो मेनी केसेस जहाँ पे झूठ बोल के कि तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया है, इतने पैसे दो, एंड आउट ऑफ इमोशन, आउट ऑफ कंसर्न लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र भी किए हैं। डीप फेक कैसे या वॉइस क्लोनिंग को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? साइबर स्पेस में बहुत सारी ना भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स हैं। और एक मिथ, अभी आपने भी एक स्टेटमेंट बोला, मेरे को इसलिए वो दिमाग में रह गई। आपने कहा यह ओल्ड एज के साथ होता है। इसी चक्कर में लोग फंसते हैं। लोगों को लगता है कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी के हमारे साथ साथ होता नहीं है। होगा। हाँ, मेरे साथ नहीं होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मैं थोड़ी। बट लोगों को समझना पड़ेगा, क्रिमिनल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग स्पेस में खेलते हैं। कोई सिर्फ फीमेल्स को टारगेट करता है, कोई सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करता है। अच्छा, जो क्राइम भी होता है ना, वो बड़ा कस्टमाइज होता है। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि स्टॉक मार्केट स्कैम कोई सीनियर सिटीजन के साथ हुआ है, और आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम कोई यंगस्टर के साथ हुआ है। क्योंकि True, very क्योंकि true. डिजिटल अरेस्ट में डराना होता है। डराना सीनियर सिटीजन को ज़्यादा इजी है, यंगस्टर नहीं डरता। यंगस्टर के लिए लालच है, उसको लालच में फंसाना ज़्यादा आसान है। तो इस हद तक कस्टमाइजेशन की जाती है कि इस बंदे की प्रोफाइलिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या एज ग्रुप है, उस हिसाब से हम इसके साथ स्कैम करेंगे। और जहाँ तक डीप फेक की बात है, डीप फेक को पहचाना कैसे जाए? अब देखिए, पहले कुछ वेज होते थे, आजकल वो वेज खत्म हो गए, बिकॉज लास्ट 2 साल में और भी अच्छी वीडियोस बन चुकी है। तो मैं सिर्फ एक सिद्धांत बोलता हूँ, सिर्फ एक सिद्धांत। आपको डीप फेक में ये नहीं जाना। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, वो ना टेक्निकलिटी में चले जाते हैं। अच्छा, इसकी वॉइस मॉड्यूलेशन हो रही नहीं हो रही, किस तरीके से बोल रहा है। आजकल वो खत्म हो चुका है, बिकॉज एआई इतने हाई लेवल पे जा चुका है कि अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ने बैठ गए तो आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे। डीप फेक आज के केस में सिर्फ एक ही चीज़ मान लीजिए, जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किसी को बदनाम करने के लिए डीप फेक बनाते हैं। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो कोई यंगस्टर हो। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी दिल्ली एनसीआर में एक केस था जहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स, दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे, अब लड़ाई हो गई, गुस्सा आ गया, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी की गर्लफ्रेंड का डीप फेक बना दिया गुस्से में कि जी मैं लड़ाई हो गई तो मैं बदला लूँगा। डीप फेक बना दिया जिसमें वो क्या कर रही है वो लड़की। अच्छा, हम लोग को लगता है डीप फेक का मतलब कोई अश्लील वीडियो। ऐसा नहीं होता हमेशा। इस वीडियो में क्या किया, उस लड़की का डीप फेक बनाया जिसमें वो लड़की नॉर्मल अपना बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गालियाँ निकाल रही है। वो गालियाँ निकाल रही है अथॉरिटीज़ को, दोस्तों को। अब आप देखिए, मिथ क्या है? मिथ ये है कि डीप फेक मतलब अश्लील वीडियो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो एक टाइप का डीप फेक है। उसकी वजह से क्या हुआ, ये इतना शेयर कर दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप्स में और लोगों को विश्वास ही नहीं, क्योंकि वीडियो रियलिस्टिक लग रही है। वो लड़की बोले कि यार ये तो मेरा डीप फेक है। लोग क्या कह रहे हैं उसको, डीप फेक तो ऐसे बनाया जाता है, कोई 18+ कंटेंट होता है, ये थोड़ी डीप फेक है, ये तो तुमने ही बोला है। तो यहाँ पे क्या किया, बदनामी भी करने के लिए बनाया डीप फेक। लेकिन स्मार्ट था ये बंदा जिसने, क्योंकि देखिए कल को कोई 18+ कंटेंट बनता, ठीक है, वायरल होता, उसकी बदनामी होती, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सिंपथी भी होती कि बेचारी इसका डीप फेक बन गया। हाँ। यहाँ वो भी चला गया, बिकॉज लोगों को यकीन है कि यार ये तो कहाँ बेचारी हो, तुमने ही काम किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपके सामने कोई भी वीडियो आती है, थोड़ा अपना देखिए दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। हम उस एज में जी रहे हैं जहाँ पर टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो सब कुछ बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कॉपी हो सकता है। तो जो हम दिमाग बंद करके इंटरनेट चलाते हैं ना, स्क्रॉलिंग, अच्छा ये बिल्कुल दिमाग बंद करके चलाते हैं, थोड़ा रुक जाइए। क्योंकि देखिए, आज आपको लगता है जी सेलिब्रिटी है, क्या फ़र्क पड़ता है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। डीप फेक स्पॉट करने का सबसे ईजी तरीका है, आप देखिए कि जिस बंदे के बारे में भी है, क्या कुछ अटपटा है इसके अंदर या नहीं है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। आज से 1 साल पहले विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, इनके 2 बड़े डीप फेक वायरल हुए थे। और क्या हो रहा है, विराट कोहली अपने डीप फेक में कह रहे हैं, अच्छा वो आधा डीप फेक था, क्यों? क्योंकि विराट कोहली की रियल फुटेज कहीं से उठा रखी थी, बस वॉइस क्लोनिंग में कुछ और बुलवा दिया। उन भाई साहब की लिप्स भी मैच नहीं हो रही वॉइस से,
और वीडियो में क्या कह रहा है, मैंने क्रिकेट में इतने पैसे नहीं कमाए जितना मैं सट्टा लगा के कमाता हूँ, ये ऐप करो और मेरे जैसे कमाओ। वो ऐप 3 दिन तक लाइव रहा और इतना शूट कर गया। आप सोचिए, किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि विराट कोहली जो इन सबसे दूर रहता है बैटिंग वगैरह, वो एकदम से क्यों शुरू हो गए। एग्जैक्टली। सचिन तेंदुलकर का वीडियो आता है जहाँ वो कहते हैं कि जी अल्कोहल है ये ब्रांड, इसको खरीदो और बढ़िया हो जाएगा। उसने अपने करियर में कभी अल्कोहल का प्रमोशन नहीं किया, वो आज रैंडमली क्यों करना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई कुछ अटपटा है इस वीडियो के अंदर नहीं है, पहला। दूसरा, थोड़ा जो ट्रिकी पार्ट आ जाता है, सेलिब्रिटीज़ को हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जानते हैं तो हम असेस कर सकते हैं, बट आपके सामने आज कोई मैं रैंडम बंदे की वीडियो उठा दूं, आपको पता नहीं लगेगा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि बिना सोचे समझे शेयर मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता किस बेचारे की डीप फेक बन रही है और उसके ऊपर क्या बीत रही है। अगर आज आपके सामने कोई डीप फेक हो जिसमें कोई लड़का एक लड़की को मार रहा है, वो लड़के ने शायद कभी कुछ छुआ भी नहीं होगा लड़की को, लेकिन उसकी डीप फेक बना दी और आपको लगा ये तो बहुत ही खराब है, चलो जी शेयर करते हैं। इस टेंडेंसी के चक्कर में बिल बेचारे उस पर फट गया कि उसने कुछ नहीं किया है, बट जी वीडियो आगे वायरल हो रही है। तो ब्लाइंड ट्रस्ट इंटरनेट पे हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हमारी जनता हैक्स देख रही है, देखिए हैक्स तो इलन मस्क के पास भी नहीं है आजकल डीप फेक को स्पॉट करने के, तो मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन इतना आपको समझना पड़ेगा कि एआई जब इतना प्रिसाइज हो गया है, आप उसमें मत जाइए कैसे ये सही वीडियो गलत वीडियो। अगर खुद की कॉमन सेंस लगा देंगे, कोई नेगेटिव ओरिएंटेड वीडियो है उसको शेयर मत करिए। अगर वो सच भी हुई, ठीक है, सच हुई, ग्रेट, बट अगर बाय चांस डीप फेक हुआ तो कहीं ना कहीं आप उस बंदे की रेपुटेशन से नहीं खेल रहे हैं। आप रैंडमली शेयर करते रहेंगे तो ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन भी इसलिए फैलती है। हाँ। आजकल जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है वो इसी की वजह से फैल रही है कि जी, आज एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स आजकल बड़ा हाँ। फेमस हो रहा है, इनफैक्ट इनफेमस हो रहा है। तो एप्स्टीन फाइल्स में कई सेलिब्रिटीज़ का नाम आया, कुछ मॉफ्ड पिक्चर्स, कुछ मॉफ्ड एआई वीडियोस, कुछ और सेलिब्रिटीज की भी बाहर आई, जिन बेचारों का रियल एप्स्टीन फाइल्स में कोई नाम लेना नहीं देना है, नहीं है। लेकिन एप्स्टीन ट्रेंड कर रहा है, ये बंदे को बदनाम करना है, इनकी डीप फेक बना दो, वायरल कर दो, और वो बेचारे के ऊपर कमेंट सेक्शन में लोग गालियां लिखने लग गए, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। कितने एक दो सेलिब्रिटीज ने पब्लिक स्टेटमेंट दी कि भाई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। तो अनुराग कश्यप बीइंग वन ऑफ देम। अनुराग कश्यप भी गवाह देम कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है। तो बेचारे ने कुछ नहीं किया, ना लेना ना देना, लेकिन भैया उसकी बैंड बजाने के लिए सिर्फ एक डीप फेक काम कर गया। लेकिन अगर ये तो अनुराग कश्यप की बात है, उसका पब्लिक स्टेटमेंट लोगों ने सीरियसली भी ले लिया। जैसे आपने उस लड़की का एग्जांपल दिया, अगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हो तो क्या मेजर्स हैं, वो विक्टिम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए, 2-3 बहुत सिंपल मेजर्स अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आपके साथ 2 टाइप के साइबर क्राइम हो सकते हैं मोटा मोटा। एक हो गया फाइनेंशियल स्कैम, जिसकी हम आगे बात करेंगे। एक हो गया जब रेपुटेशनल या डीप फेक बन गया, आपकी रेपुटेशन खतरे में आ गई, तब क्या करें। 2-3 चीज़ें मैंडेटरी आपको करनी है और एसएप, ये नहीं कि जी 1-2 दिन बैठ गए, आपको उसी वक्त करनी है। पहला 1930 गवर्नमेंट का ही नंबर है, आप कॉल करिए। अच्छा, बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है यार मैंने 1930 कर दिया कुछ हुआ नहीं। ये तो बेसिक बेयर मिनिमम आपको करना है। तो 1930 एक है। दूसरा है cybercrime.gov.in। यहाँ पर जाके आपको अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है, आपको उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। नाउ थर्ड, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर सोशल मीडिया जो एक प्लेटफॉर्म है उनके पास एक रिपोर्टिंग पोर्टल होता है। मैं वो बेसिक रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा कि रिपोर्ट कर दो। आपके पास एक रिपोर्टिंग पोर्टल होता है जहाँ पर ग्रीवेंस ऑफिसर का नंबर दिया होता है। अगर लोगों को वो नहीं मिलता, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बंदे की डीपफेक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है, तो आप इंटरनेट पे जाके लिखेंगे इंस्टाग्राम ग्रीवेंस ऑफिसर कॉन्टैक्ट, आपको उसकी ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखेंगे प्रॉपर, 2 लाइन यानी प्रॉपर लिखेंगे आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है। कानून ये कहता है एक प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट बनानी चाहिए, तो मैं तो आपको बोलूँगा एक अच्छे वकील को पकड़िए और वहाँ से साइबर क्राइम कंप्लेंट बना के ग्रीवेंस ऑफिसर को दीजिए। क्योंकि देखिए, एक बेसिक एक कंप्लेंट बनाने में और एक लीगल कंप्लेंट बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप उसमें लीगल नुक्ते नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा कि आपकी वीडियो हटानी है, क्योंकि कानून कहता है साइबर क्राइम कंप्लेंट बनाएंगे, भेजेंगे, तो ग्रीवेंस ऑफिसर के पास 15 दिन होते हैं उस पर आपको एक रिपोर्ट देने के लिए कि जी क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, और एक्शन लेना होता है। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि कितने ऐसे केसेस हैं जहाँ लोग लिख देते हैं बट कुछ होता नहीं, क्योंकि लीगल स्वॉर्ड नहीं है। अगर साइबर क्राइम कंप्लेंट में लीगल नुक्ते हैं तो दूसरे के ऊपर प्रेशर आता है, और ये मैंने कितने केस में देखा हुआ है कि वीडियो हटती भी है, बट तभी हटती है जब टाइमली एक्शन लिया जाए, सही बंदे के पास सही समय पे पहुंचा जाए, और जो पार्टी है यानी जो कंपनी है कुछ भी है उन पे प्रेशर बनाया जाए। गुड पार्ट इज आईटी रूल्स अभी आ गए हैं, तो उसमें तो कंपनीज पे और प्रेशर बनाया गया है। लेकिन
कानून बड़ी सिंपल चीज़ कहता है, जब तक आप अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस नहीं होगी आप में, तो सब आपका फ़ायदा उठाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता आपके क्या राइट्स हैं, तो आप नहीं रोक सकते कि जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ, आप ठीक है आप वकील नहीं है कोई बात नहीं, बट बेसिक नॉलेज ऑफ योर ओन राइट्स इन द साइबर स्पेस आपको वो होनी चाहिए। इनफैक्ट आपने कहा कि आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में भी बात करेंगे, मैं पहले उसी पॉइंट पे आना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनका डिजिटल अरेस्ट में पैसा चला गया एंड देन दे से कि हमें तो वापस कुछ मिला ही नहीं। एंड कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जी OTP शेयर कर दीजिए, OTP शेयर किया एंड देन अगेन द मनी इज़ लॉस्ट। वहाँ क्या करना चाहिए? देखिए साइबर स्पेस में जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड की बातें होती हैं तो हमेशा एक ब्लेम गेम चलती है। किसी के साथ साइबर स्कैम हो गया, कोई कहता है पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई कहता है जी साइबर कैम सेल ढीला हो गया। मैं मानता हूँ कोई देखिए कहीं ना कहीं हर पार्टी की गलती है। 3 पार्टीज है साइबर क्राइम में, जिसके साथ स्कैम हुआ है, जो पुलिस वाला है और जो साइबर सेल है या बैंक है। जब भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ 70% केसेस में लोग या तो रिपोर्ट नहीं करते या टाइम से रिपोर्ट नहीं करते। व्हेन आई से टाइम से, हमारे पास कितने मैटर्स आ चुके हैं जहाँ 4 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अच्छा क्यों नहीं रिपोर्ट किया? या तो आपको पता नहीं था रिपोर्ट कैसे करते हैं, या आप सोचते गए। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो मेरे को गुस्सा भी आता है और एक मुझे लगता है मुझे तरस भी आता है कि आप क्या कर रहे थे उन 2 महीनों में। साइबर स्पेस में 2 दिन का भी डिले बहुत बड़ा डिले होता है, क्रूशियल पीरियड, बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। और आप कानून की बात करें, कानून कहता है शुरू के 72 आवर्स 3 दिन सबसे क्रूशियल होते हैं, फिर आते हैं 10 दिन, लेकिन जैसे 10 दिन निकल जाएं तब बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है पैसा रिट्रीव करना। जहाँ तक रिट्रीव की बात है, एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ना साइबर क्राइम सेल जाएंगे क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए। मेरा बड़ा एक सिंपल सवाल है लोगों से, आपको क्रिमिनल को पकड़ना है या आपको अपने पैसे वापस चाहिए? दोनों चीज़ें नहीं होती हैं, एक चीज़ होती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग पैसे वापस चाहना है अपने चाहेंगे, क्योंकि देखिए क्रिमिनल इंडिया के बाहर हुआ क्या करेंगे आप, किसी और स्टेट में तब भी क्या करेंगे आप, ट्रैक करें ये करें, उसमें 10 झमेले हैं। तो कानून बड़ा सिंपल एक लैंग्वेज कहता है। RBI जो टॉप मोस्ट फाइनेंशियल अथॉरिटी है कंट्री में, उनकी नोटिफिकेशन आई थी आज से कुछ साल पहले। उस नोटिफिकेशन में कुछ फेरबदल हुए हैं। अभी करंट में वो क्या कहती है? वो कहती है जिसके साथ भी फाइनेंशियल स्कैम होता है 72 आवर्स के अंदर अंदर जैसे ही हुआ, विद इन 72 आवर्स यू हैव द विंडो टू रिपोर्ट टू द बैंक। रिपोर्ट वर्बल नहीं होनी चाहिए, मेल नहीं होनी चाहिए, लिखत साइबर क्राइम कंप्लेंट। ओके, एक साइबर क्राइम कंप्लेंट आप बनाएंगे, आप देंगे बैंक को, और वो सेम फंडा अगर आप देखिए 2 ऑप्शन है। एक है जी मैंने लिख दिया मैं कंज्यूमर, मैं आपका वो हूँ कस्टमर, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। दूसरा आपने प्रॉपर कंप्लेंट बनाई, लीगल नुक्ते डाले, तो बैंक पे प्रेशर आता है। आपका कहने का मतलब है कि आपको लीगल एडवाइस यहाँ पे हर जगह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए नहीं लेंगे तो वो लक पे खेल रहे हैं आप। मैं सिर्फ चांसेस की बात कर रहा हूँ। अगर लोग सोचते हैं कि जी मैं जो तरीके बता रहा हूँ इससे 100% पैसे वापस आते हैं, नहीं। साइबर स्पेस में कोई 100% गारंटी कोई नहीं देता, बट इतना ज़रूर है कि आप अपने प्रोबेबिलिटी कैसे इंक्रीज कर पाते हैं। अगर आपके रिकवरी के चांस पहले 40 थे, लीगली जाने से 70 हो जाएंगे। अच्छा, बात यह ख़त्म नहीं होती है। आपने रिटर्न दे तो दिया बैंक को, बट बैंक केस टू केस बेसिस पे देखेगा कि आपकी नेग्लिजेंस लेवल कितनी है, उस हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अब आप बोलेंगी कि ऐसे तो हर जगह नेग्लिजेंस है, कोई बंदा कभी OTP देता है, कोई बंदा कभी कभी कोई लिंक क्लिक कर देता है। हर साइबर स्कैम में जो विक्टिम है उसकी नेग्लिजेंस होती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आप अनफॉर्चुनेटली लोग सोचते हैं मैं इस चीज़ से भाग जाऊंगा, नहीं। आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि वो स्कैम आपकी गलती की वजह से बहुत हद तक हुआ है, बट फ़र्क आता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं आप अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपकी नेग्लिजेंस 50% थी, कहीं कहीं होता है 20% थी, उस हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलता है। क्योंकि देखिए बैंक की गलती नहीं है, वो बैंक बेचारा भी तो पैसे अपनी पॉकेट से देगा ना, तो वो कितने लोगों को करेगा? मतलब आपकी गलती का नुकसान बैंक उठा रहा है। हाँ, ये भी तो बात गलत है। बट हाँ, अगर कुछ केसेस में आप ये प्रूव कर पाएँ कि बैंक की नेग्लिजेंस है, तो आपकी कॉम्पनसेशन बहुत हाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, लेट्स से आप हैं, आपकी ट्रांजैक्शन 40,000 50,000 होती है, एक दिन आप 15-15 लाख की ट्रांजैक्शन कर रही हैं, तो आपको बैंक से कॉल आएगा कि मैम सब ठीक है, एवरीथिंग फाइन। वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करते हैं इस मामले में। ऐसे कई सारे मामले हैं जहाँ स्कैम हुए, डिजिटल अरेस्ट में लाखों की पेमेंट हुई, बट बैंक ने कॉल नहीं किया, वहाँ बैंक की फॉल्ट है। दूसरा म्यूल अकाउंट्स, यानी कि फेक अकाउंट्स जो होते हैं। अगर आप ये प्रूव कर दें कि जी मेरे साथ जो स्कैम हुआ है उसमें फेक अकाउंट्स का बहुत बड़ा हाथ था, और आइडियली RBI बैंक्स को कहता है कि एक भी फेक अकाउंट होना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं बैंक की गलती है कि फेक अकाउंट उन्होंने नहीं हटाया, उसके चक्कर में आपके साथ स्कैम हो गया, तो आपने बैंक की नेग्लिजेंस प्रूव कर दी। तो केस टू केस बेसिस पे आपको आपकी कॉम्पनसेशन मिलती है। लेकिन 72 आवर विंडो तो मैंने आपको बता दी। जैसे ही 72 आवर विंडो गई,
तब आपके पास 10 दिन का बचता है ब्रैकेट, लेकिन उसमें मैक्स टू मैक्स 90% ऑफ योर मनी कैन बी रिकवर्ड। ओके लेकिन जैसे ही 10 दिन गए, फिर इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक्स पॉलिसी। एंड योर लक। एग्जैक्टली, एंड योर लक। हाँ, मैं इतना बोलता हूँ, अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा है, कुछ लोग करोड़ खो लेते हैं, कुछ लोग कितने लाखों खो लेते हैं, अगर अमाउंट बड़ा है तो चांसेस थोड़े और बढ़ जाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए कितने मैटर्स ऐसे होते हैं। हमारे क्लाइंट है, 3 करोड़ उनके साइबर स्कैम में खो गए, और वो कहते हैं मुझे कोर्ट जाना है। कोर्ट जाने का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है, फ़र्क इतना होता है कि आप कितना टाइम और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिसके 3 करोड़ गए हैं वो नहीं सोचेगा 2 बार, वो कोर्ट ही जाएगा। बट किसी के 20,000 गए हैं, 30,000 गए हैं, मैं बोलता हूँ आप उससे ट्रिपल पैसे खर्च कर देंगे कोर्ट जाने में। इट्स बेटर कि आप ये चीज़ें समझ लें। प्रॉपर साइबर क्राइम, मैं इतने केस में देख चुका हूँ, प्रॉपर साइबर क्राइम कंप्लेंट 80% आपका जॉब कर देती है। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ मैं बताना चाहूँगा जो लोग नहीं करते। मान लीजिए किसी के साथ साइबर स्कैम हो गया, उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उसने बैंक को भी कर दिया, एक अच्छे वकील को करके साइबर क्राइम कंप्लेंट बनवा ली, पुलिस के पास भी चले गए, cybercrime.gov.in पे भी चले गए, साइबर सेल पे भी चले गए, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बंदे ने रिपोर्ट करके वो घर बैठ गया। वो बंदा बैठ गया 2-3 महीने घर, और जब उससे पूछा क्यों बैठे, भाई मैंने अपनी ड्यूटी कर ली थी। यार आपको प्रैक्टिकल एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप अगर किसी पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप किसी साइबर क्राइम सेल जाते हैं, आप इकलौते नहीं है जिसके साथ ही हुआ है। ऐसे आपके बहुत जैसे सारे केसेस हैं। 50-60 लोग तो मिनिमम पर डे आते हैं। अब आप देखिए, कोई अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि आप आए और आप उस बंदे को याद रखिए, अरे मेरे पास 20 दिन पहले ही बंदा आया था। बार बार फॉलो अप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि देखिए पैसे आपके गए हैं ना, तो जिम्मेदारी भी आपकी है कि फॉलो अप लीजिए। फॉलो अप बहुत सिंपल है, आप बैंक जाइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, बार बार उनके पीछे पड़ना ज़रूरी होता है। देसी भाषा में बोलूँ, आपको थोड़ा सर तो खाना पड़ेगा। अगर आप सर नहीं खाएंगे, दूसरा इंटरेस्टेड नहीं होगा, पहला। दूसरा, अगर उसको दिख गया है कि ये बंदा लीगली चला है, ये फॉलो अप करे जा रहा है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी पे प्रेशर होता ही होता है कि वो कुछ एक्शन ले। और मैंने कितने केस में देखा है कि ये पुश करने के चक्कर में लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन 30-40-50% मिल ही जाती है, एंड एनी डे दैट्स मच बेटर देन जीरो। इनफैक्ट साक्षर जी, मेरे दिमाग में सडनली एक सवाल आया है कि एंड यू डील विद एआई एंड साइबर स्पेस बोथ, ये दोनों मिलके कितना लीथल हो गया है? बहुत लीथल हो गया है। अब हमारे कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा रही हैं, और जो हम बातें करते थे ना कि एआई हमें रिप्लेस करेगा, कहीं ना कहीं वो शुरुआत उसकी हो गई है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज इस हद तक हम एआई पे डिपेंड हो गए कि अपने बेसिक लॉजिकल दिमाग हम चलाना भूल गए हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने वकील होते हैं, वो एक मैटर से पहले चैट जीपीटी खोल के पॉइंट्स कि अरे मुझे बता दे 4 चीज़ें, मैं जज को क्या बोलूँ। मैं इतने लोगों को जानता हूँ, स्टूडेंट्स, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आपके एआई से बन रहे हैं। मतलब खुद की बेसिक थिंकिंग कैपेसिटी हमने डेलीगेट कर दी है एआई को। और मज़े की बात क्या है, एआई हैलुसिनेट करता है। अभी हैलुसिनेशन क्या होती है, सरल शब्दों में बोलूँ तो ऐसी चीज़ें सामने लाना जो कभी रियलिटी में एग्जिस्ट करती ही नहीं। एक वकील है हमारे, दिल्ली में एक केस हुआ था महीना पहले, एंड इनका मैटर लगा हुआ था, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो ये एक एआई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और उसको ब्रीफ दे देते हैं केस का, देखो ये केस है, मुझे तुम 20 केस लॉस दो कि मैं अपने आर्ग्यूमेंट में अटैच कर सकूँ। तो एज वकील हमें पुराने केस लॉस चाहिए होते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए। उस एआई प्लेटफॉर्म ने निकाला, बट जी केस लॉ दे दिए, इसने फाइल में अटैच करके दे दिया मैटर। कुछ समय बाद जब वो मैटर कोर्ट में आया तो जज प्रोसीडिंग्स के समय वो रुक गए, क्योंकि उनके लिए बड़ा नया कंटेंट था। एक केस नहीं, 2 केस नहीं, पूरे 20 के 20 केस फेक, कभी एग्जिस्ट ही नहीं किए वो आज तक। 20 केसेस फेक? 20 केसेस फेक, और इसे हम एआई हैलुसिनेशन बोलते हैं। बहुत लोग कहेंगे अच्छा कौन सा एआई हैलुसिनेट नहीं करता। मैं ये दावे से बोल सकता हूँ, दुनिया में अभी एटलीस्ट ऐसा कोई एआई नहीं है जो हैलुसिनेट नहीं करता। फ़र्क ये है कब। हो सकता है कोई 3rd प्रॉम्प्ट की बात करे, हो सकता है कोई 5वें प्रॉम्प्ट की बात करे, लेकिन हैलुसिनेट सारे करते हैं। और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे सैम ऑल्टमैन को कोट करूँ, हैलुसिनेशन को रोकना नामुमकिन है, और इसका बड़ा लॉजिकल रीज़न है। देखिए हमें लगता है कि एआई के पास, जो मैंने शुरू में स्टेटमेंट दी ना, वो लिटरल नहीं है, मतलब उसके पास लिटरल खुद का दिमाग नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन दुनिया जहान की है। अब आपको जब एआई जब भी कोई जवाब देता है ना, वो लॉजिक पे नहीं जाता, वो देखता है, मान लीजिए एक सेंटेंस है, मेरा साक्षर दुग्गल साइबर एक्सपर्ट, तो वो क्या करेगा, वो करेगा साक्षर दुग्गल, और आगे अगर उसके डेटाबेस में साइबर एक्सपर्ट जैसा कुछ है तब वो लगा देगा। अगर उसके डेटाबेस में वो चीज़ मिसिंग है या कुछ ग्लिच हो जाता है, तब अपनी कुछ कहानी रच देगा। तो उसे हैलुसिनेशन बोलते हैं। हैलुसिनेशन कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एआई खुद का दिमाग लगाएगा, एक तो गलतियां करेगा, दूसरा एक बात समझिए, एआई डेटा पे चलता है। हाँ। वो डेटा किसने दिया एआई को?
डेटा हमने दिया हमने दिया है। डेटा इंसान परफेक्ट होते नहीं हैं, डेटा परफेक्ट है नहीं हमारा, तो जब डेटा ही परफेक्ट नहीं है तो कैसे आप एआई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको परफेक्ट आंसर देगा। और कितनी बार ऐसे केसेस हो रखे हैं, मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूं, नॉर्वे में, मैं इंडिया के बाहर की बात करता हूं, बट ऐसे सेम केसेस इंडिया में भी हो रखे हैं। नॉर्वे में एक बिजनेसमैन है, वो संडे को बैठे अपने आराम से चाय पी रहे हैं अपने बेटों के साथ, और किसी ने उनको बोल दिया यार तुम ना चैट जीपीटी पे जाओ, क्योंकि केस पब्लिक में भी है, चैट जीपीटी पे जाओ और अपना ना नाम सर्च करो। हम सबको होता है कि एआई मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बोलेगा? तो गए, उन्होंने सर्च किया, पूरा चिट्ठा आ गया, अच्छा ये बिजनेसमैन है, ये है, वो है। अच्छा, बीच में ना एक लाइन आती है कि बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्होंने अवार्ड जीते, लेकिन इस 7 साल की सज़ा काट के आ रहे जेल में, क्योंकि इन्होंने अपने छोटे बेटे का खून कर दिया। और जिस समय वो ये पढ़ रहे हैं, उनका छोटा बेटा साइड में बैठ के टीवी देख रहा है। तो ये हेलुसिनेशन थी, कभी सच्चाई नहीं हुई। अच्छा, हमें तो मजाक लगेगा, लेकिन इस बंदे को लगा ये डेफेमेशन है कि यार मेरे को तो कल को कोई मेरे को एआई पे सर्च करेगा, वो तो उसको तो लगेगा मैं मर्डरर हूँ। ये भाई साहब चले गए यूएस के कोर्ट में और इन्होंने चैट जीपीटी को चैलेंज कर दिया। ये मैटर चल रखा है अभी वहाँ पे। ओके। तो हेलुसिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसलिए मैं बोलता हूँ एआई पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि देखिए आप तो दे देंगे रिपोर्ट, मान लीजिए कितने लोग आजकल कॉर्पोरेट स्पेस में भी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, उसमें कुछ भी गलती हुई तो कोई ये नहीं बोलेगा जी एआई को सजा दो, आपको सजा मिलेगी। तो एआई का इस्तेमाल करिए, बट इस हद तक मत करिए कि आप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है, वो टास्क पे एआई पे कम से कम निर्भर करे तो बेटर रहेगा। साक्षर जी, बिकॉज सिंस वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, मैं आपसे एक आधा चीज़ें बस समझना चाहती हूँ कि एआई, ऐसा तो होता है कि हमारे स्क्रोलिंग पैटर्न को एआई समझता है, बट देयर इज समथिंग वेरी न्यू कि मेरे दिमाग में कुछ है, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। मैंने इसके बारे में किसी से फ़ोन पे बात नहीं करी, मैंने कोई इंटरनेट सर्च नहीं करी, बट 2-3 बार ऐसा हुआ है कि वो कंटेंट मुझे अपनी सर्च में कहीं ना कहीं से इट पॉप्स अप। एकदम से। क्यों, कैसे? बड़ा सिंपल इसका है जवाब, और मैं भी बड़ा फैसिनेट होता था शुरू में ना, मेरे साथ भी होता था, तो मेरे को लगता था यार ये तो माइंड रीडर है, इसको कैसे पता। बट वो माइंड रीडर नहीं होता। देखिए हम इंसान पैटर्न पे चलते हैं, हम जो भी करते हैं हम पैटर्न से ही करते हैं, हमें नहीं महसूस होता बट वो पैटर्न होता है। आज आप, हमें लगता है जी फ़ोन, स्मार्टफोन है, सब कुछ सुनता है। आज आप डिवाइसेस से घिरे हुए हैं, आप लैपटॉप में आपका गूगल है, आपके फ़ोन में जी 4 चीज़ें और हैं, तो सिर्फ एक जगह से आपकी, मैं कहूँगा स्पाइंग नहीं हो रही, हर जगह से 24 घंटे सर्वेलेंस हो रही है, और एक वो पैटर्न दर्शाता है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। आज रैंडमली संडे को मुझे बर्गर की क्रेविंग हुई, और मैं चला गया और मेरे को एकदम से बर्गर का पोस्ट दिख गया, मैं कहूँगा यार ये तो माइंड रीडर है, बट ऐसा नहीं है। मैं बर्गर जनरली संडे को ही खाता हूँ। या तो संडे को खाता हूँ, या इतने दिन में एक बार मुझे तलब हो जाती है बर्गर की। हो सकता है सिर्फ बर्गर की ना हो, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, Junk सबकी food. भी हो, लेकिन मेरे सामने ये शायद पिज्ज़ा पोस्ट के भी आया हूँ, मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मेरे को बर्गर पे ध्यान रहेगा, बिकॉज अभी मेरे दिमाग में बर्गर था। तो इट्स नॉट कि वो माइंड रीडर है, वो आपको इस हद तक जानता है कि उसको पता है इसके क्या मैनरिज्म्स हैं, इसको कब क्रेविंग क्या होती है, कैसे होती है। और देखिए ये कोई मैजिक नहीं है, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। आपको क्या लगता है गूगल इतने साल से आपको चीज़ें फ्री दे रहा है, फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसका टर्नओवर कैसे है? आपके डेटा पे तो खा रहा है, आपका डेटा लेता है, सबसे बड़ा डेटा वो है कलेक्टर। डेटा लिया, अच्छा जी बर्गर का डेटा है, तुम फूड कंपनी तुम ले लो, अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ का डेटा है, अच्छा जी तुम ले लो, सो दैट आप उस बंदे को वैसे ही पिच कर सको। तो वो उस समय हमें लगता है कि अरे यार ये तो मैजिक हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा अपने पास्ट में जाएंगे, अपने आप को नोट करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा बड़ा प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। और हम, जितना प्रिडिक्टेबल पैटर्न इंटरनेट पे आपका होगा उतना ही आपके लिए ज़्यादा घातक है, क्योंकि आपको अटैक करना ईजी है, नंबर 1। नंबर 2, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कंपनीज कितनी भी अच्छी हों, साइबर क्रिमिनल्स कंपनीज के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। यानी कंपनीज ने जो आपके यहाँ डेटा कलेक्ट किया है, उनके यहाँ पे अटैक करके वो सारा डेटा ले लिया। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे, आप प्रॉपर्टी आपको लेनी है, आपने इंटरनेट पे बहुत प्रॉपर्टीज सर्च करी है, वो गूगल पे डेटा है। मैं किसी तरीके से अगर आपके फ़ोन में घुस गया, या मैंने आपके जीमेल अकाउंट हैक कर दिया, कुछ हैक कर दिया, मेरे को ये डेटा मिलेगा यार, ये प्रॉपर्टी में बड़ी इंटरेस्टेड है, तो मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा, हाँ जी हम तो XYZ से बोल रहे हैं, 10 बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जी, ये लिंक पे क्लिक कर दीजिए। आप इंस्टेंटली करोगे, बिकॉज आप उसी के लिए देख रहे हो। हाँ. लिंक पे क्लिक किया, बस वहीं से गेम खत्म। उनके लिए तो आसानी होगी ना, अगर वो आपको बोलते शूज़ खरीद लीजिए, रेस्टोरेंट चली जाइए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी जो उस समय की प्रॉब्लम है, उस चीज़ को इस्तेमाल करके एक लिंक के फॉर्म में आपको दे दिया गया। तो हम सबका पैटर्न है, आपका मेरा। तो जितना हो सके, मैं एक्सरसाइज जनरली लोगों को बोलता हूँ और खुद भी करता हूँ,
अपनी फीड को ना हफ्ते 10 दिन में एक बार थोड़ा छेड़खानी कर दीजिए उसके साथ। यानी कि जो अगर मान लीजिए मैं बहुत कॉमेडी शोज देखता हूँ, मैं बहुत स्पोर्ट्स देखता हूँ, कुछ आलतू फालतू आधे घंटे के लिए सर्च करिए, उसकी 3-4 वीडियो चाहे टैप करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपकी थोड़ी फीड हिला देगा, पहला। दूसरा, आपके पैटर्न डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना इजी आपका पैटर्न होता है इंटरनेट पे, उतना आसान होता है किसी भी क्रिमिनल का आपके तक पहुंचना। उतने आप प्रिडिक्टेबल होते जाते हैं। प्रिडिक्टेबल है तो पता है, क्रिमिनल को पता है अच्छा इसने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा क्यों है कि डिजिटल अरेस्ट इतने हिट हो गए? अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल्स के लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट हो गया, क्योंकि उनको पता था हम कॉल करेंगे तो इसका ऐसा भाव होगा, हम ये बोलेंगे ये बंदा ये करेगा। तो दे हैड एवरी आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस। सब पैटर्न उनको पता था कि ABCDEFG करना है और जी तक आते आते अब ये बंदा टूट जाएगा और इसको कहीं ना कहीं पैसे पे करने पड़ेंगे। व्यूअर्स, साक्षर जी ने इस पूरे 45 मिनट्स के पॉडकास्ट में इतनी ज़्यादा जानकारी दी है अबाउट साइबर क्राइम, अबाउट एआई, एंड ऑनेस्टली मुझे तो डर लग रहा है कि एआई का फ्यूचर क्या होने वाला है. सो अ बिग थैंक यू टू यू फॉर शेयरिंग सच डीप इंसाइट्स ऑन साइबर स्पेस एंड एआई, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन सवाल दैट मैटर्स. थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। एंड मुझे लगता है अगर इसमें से एक दो चीज़ें भी अगर यूजर्स प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए तो आई थिंक इस पॉडकास्ट का जो एम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू सो मच. थैंक यू।